Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to discuss a lesson for the students of class 11th और ये आपकी स्नैपशॉट बुक की चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और इसके ऑथर हैं विलियम शारोयान। तो जैसा कि हमें इस टाइटल से पता चल रहा है, समर का मतलब यहाँ पे मौसम है, गर्मी की मौसम। तो जो ऑथर है वो गर्मी के टाइम पे एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से मिलते हैं, उनके पास आता है और ये बहुत बड़ा उनका सपना होता है कि वाइट हॉर्स पे राइड करना। और ये सपना इनका पूरा होता है तो वो किस तरह से इनकी जो डिज़ायर है वो पूरा होता है, किस तरह से इनका बहुत पुराना ड्रीम है वो पूरा होता है, वो इस चैप्टर में हमसे डिस्कस करेंगे विलियम शारोयान। तो हम इस चैप्टर में आते हैं। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty। तो ये जो स्टोरी है ये आर्मेनियन बॉयज़ की स्टोरी है। आर्मेनिया एक कंट्री है, आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देख सकते हो, ये है आर्मेनिया। तो इस आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं ये दोनों लड़के। ये बहुत ज़्यादा पुअर हैं और इनकी जो ट्राइब है, जिस समुदाय को ये बिलोंग करते हैं, उनकी समुदाय की जो पहचान है, जो उसका हॉलमार्क है वो है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, मतलब किसी पे भी भरोसा और ईमानदारी। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सच्चे होते हैं आर्मेनिया के लोग। और ये स्टोरी वहीं की है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है ये दो आर्मेनियन बॉयज़ हैं। तो इस स्टोरी में जो दो कैरेक्टर है आर्मेनियन बॉयज़ की, जो है अरम, जो हमारे ऑथर हैं, और सेकेंड अरम के कज़न है जिसका नाम है मुराद। तो ये दोनों मेन कैरेक्टर है और यही दोनों आर्मेनियन बॉयज़ की इस चैप्टर में बात हो रही है। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my। तो उसमें गुड ओल्ड डेज़ की बात हो रही है, मतलब पुराने अच्छे दिनों की बात हो रही है, तब जब जो हमारे ऑथर है यानी जो अरम है वो 9 साल का था। तो यहाँ पे ये जो बताया जा रही है हमारे ऑथर के बचपन की स्टोरी बताई जा रही है। जब वो 9 साल का था, लाइफ बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेबल था और सारी कुछ बहुत मैग्निफिसेंस था, बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था। इनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से खुशी से गुजर रहा था और कुछ मिस्टीरियस ड्रीम्स भी थे इनके जो पूरे हो सकते थे। इतनी अच्छी लाइफ इनकी गुजर रही थी, खुशियों से भरा इनका जीवन था, सब कुछ बहुत ही खुशी से चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि सारे कुछ बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेबल है। और इसी बीच जो मेरा कज़न मुराद है, यहाँ पे जो माई रेफ़र कर रहा है ये हमारे ऑथर अरम को ही रेफ़र कर रहा है। तो जो इनका कज़न है जिसका नाम है मुराद, वो एक क्रेज़ी कैरेक्टर माना जाता था। जितने भी लोग उसको जानते थे वो सब लोग मानते थे कि वो बहुत क्रेज़ी बंदा है, इसके जैसा कोई भी पागल नहीं है, हर चीज़ के लिए पागल था। लेकिन सिर्फ मैं ऐसा नहीं मानता था, एक्सेप्ट मी, मीन्स सिर्फ ऑथर ऐसा मानते थे कि वह क्रेज़ी नहीं है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। ये थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, ये अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से खुल के जीने वाला बंदा है। तो ये बात हमारे ऑथर को बहुत ही अच्छे से पता। और यही जो मुराद है वो एक दिन ऑथर के घर पे आता है सुबह के 4 बजे और मुझे जगाता है मेरे विंडो पे टैप करके, मतलब विंडो पे नॉक करके मुझे जगाता है। और ये विंडो इनके कमरे का। अरम ही शेड, ही यहाँ पे जो रेफ़र कर रहा है ये मुराद को रेफ़र कर रहा है। तो मुराद कहता है कि अरम, I jumped out of bed and looked out of the window. I could not believe what I saw। अब यहाँ पे जो आई रेफ़र कर रहा है ये अरम को ही रेफ़र कर रहा है। तो जैसे ही अरम को मुराद ने आवाज़ लगाई है तो अरम अपने बेड से जंप करके और विंडो से बाहर देखने के लिए वो जाता है। और जो चीज़ वो बाहर देखता है उस बात पे उसे ज़रा भी बिलीव नहीं हो पाता, वो उसको मान नहीं पाता है जो कि वो विंडो से बाहर देखता है। It was not morning yet, but it was summer, and with the daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming। तो यहाँ पे जो आई है ये वापस से अरम को ही रेफ़र कर रहा है। तो अरम जो है वो ऐसा बाहर जो भी चीज़ देखा था उसे देख के इसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। लेकिन क्योंकि जो वो सुबह सुबह आ गया था और समर का टाइम था, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि समर की स्टोरी है, तो जो समर था, समर के टाइम में मॉर्निंग थोड़ा पहले हो जाता है। तो उसके डे ब्रेक के साथ ही
यानी सुबह हुई है, पूरी तरह से नहीं हुई है, डॉन का टाइम है, अभी सूरज निकला है लेकिन पूरी तरह से नहीं निकला है। तो इसी टाइम वो आ गया था और हमारा जो वर्ल्ड है यानी जिस जगह पे ये रह रहा था उस जगह पे अभी सूर्य की रोशनी पहुंचने में थोड़े ही मिनट्स बचे हुए हैं। वहाँ पे पूरी तरह से लाइट नहीं आई है, फिर भी इतनी लाइट है, इतनी इनफ लाइट है जिसे देख के अरम को ऐसा लग रहा है कि वह सपना नहीं देख रहा है, वह रियलिटी में देख रहा है सारा कुछ। मतलब विंडो के बाहर जो भी चीज़ें वो देख रहा है वो ड्रीम नहीं है, वो रियल है, लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि वो एक ड्रीम है। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। तो जो मेरा कज़न है मुराद, वो एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर के हॉर्स पे बैठा हुआ था। तो ऐसा अरम ने देखा है अपने विंडो से बाहर और यही चीज़ से लग रहा था कि एक ड्रीम है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। तो मैंने यानी अरम ने, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था जो वो खिड़की से बाहर देख पा रहा था, तो इसलिए उसने अपने हेड को विंडो से बाहर निकाल कर एक बार झांक कर देखा बाहर की तरफ और अपनी आंखों को रब करता हुआ देखा। क्योंकि ये 4 बजे सुबह उठा है, ये सो रहा था अभी, तो इस वजह से अपनी आंखों को रब कर रहा है और ये क्लियर कर रहा है कि सच में मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। यस, ही सेड इन अर्मेनियन। ही यहाँ पे रेफ़र कर रहा है मुराद को। तो मुराद कहता है कि हाँ, और ये अर्मेनियन लैंग्वेज में कहता है इट्स अ हॉर्स, और फिर बोलता है कि हाँ यह घोड़ा ही है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, और जल्दी करो अगर तुम इस घोड़े की राइड लेना चाहते हो। तो ये बात समझ आ गया था मुराद को भी अरम की एक्टिविटी देखकर कि वो उसको लग रहा है कि वो सपना देख रहा है। जिस तरह से उसने अपनी आंखें को रब कर रहा था, जिस तरह से वो विंडो से अपने हेड को बाहर निकाल के झांक कर देख रहा था, तो इससे मुराद को लग गया था कि अरम को ऐसा लग रहा है कि वो सपने में है। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into this world by mistake। तो यहाँ पे अरम कह रहा है कि मैं मेरे कज़न मुराद को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। वह एक जिंदा दिल इंसान है, वह अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी से बिना किसी टेंशन के साथ जीना चाहता है, उसे इंजॉय करना चाहता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी इस दुनिया में और भी लोग आए हैं, जो अरम के अलावा आए हैं, जो भी कोई आए हैं, तो उसके जैसा इंसान कोई भी नहीं होगा। ये बात अरम को बहुत ही अच्छे से पता है कि मुराद के जैसा इंसान कोई भी इस दुनिया में गलती से भी नहीं आया होगा। और फिर कह रहे हैं बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन जो ये चीज़ था, ये जो वाइट हॉर्स का था चक्कर, इस चीज़ को बिलीव कर पाना अरम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अरम ये जानता था कि वो बहुत ही अलाइव मैन है, बहुत ही अच्छे से जीना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहता है, उसे इस बात का पूरा भरोसा था। लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल भी उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि वह एक वाइट कलर के हॉर्स पे आया है। क्योंकि ये दोनों का बहुत पहले से सपना था वाइट हॉर्स की राइड लेना, और ये आज अपने सपनों को सामने देख रहा है, तो इसे ऐसा अभी भी लग रहा है कि वो सपने में ही है, इसलिए इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहा है। In the first place, my earliest memories had been memories of horse, and my first longings had been longings to ride। तो जो सबसे फर्स्ट प्लेस, मतलब जो सबसे पहली बात तो ये थी कि उनका जो सबसे पुराना मेमोरीज था, जो सबसे पुरानी याद थी अरम की, हमारे ऑथर की, वो ये था कि हॉर्स, मतलब उन्हें हॉर्सेस से बहुत ज़्यादा प्यार था। और सबसे पहली जो लॉन्जिंग्स थी, लॉन्जिंग्स का मतलब होता है डिज़ायर, उनकी जो सबसे पहली इच्छा थी वो ये थी कि हॉर्स की राइड लेना, और वो भी किस हॉर्स की राइड लेना, वाइट कलर के हॉर्स की राइड लेना। तो वाइट कलर का हॉर्स ही लेकर आया था मुराद ने अरम के घर के बाहर, एंड दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और यही सबसे अच्छा पार्ट था, क्योंकि उनका जो सपना था, उनका जो डिज़ायर था, जो बहुत पहले से था, वो आज उनका पूरा होने वाला है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन दूसरी साइड की बात यह है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे। वी यहाँ पर रेफ़र कर रहा है इनके पूरे ट्राइब को। दिस वॉज द पार्ट डैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ। और यही वो पार्ट था, मतलब ये जो गरीबी का है, जो सेकेंड पार्ट है इनका, कि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसी पार्ट की वजह से ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे जो भी सामने देख पा रहे थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हम लोग सब के सब पुअर थे, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। और हमारी जो पूरी ट्राइब थी, पूरी जो समुदाय थी, वो सब लोग गरीबी में ही जी रहे थे। एवरी ब्रांच ऑफ गारोग्लिनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड।
गारोक्लेनियन फैमिली यहाँ पे गारोक्लेनियन ट्राइब को रेफ़र कर रहा है, जिस ट्राइब से ये दोनों लड़के बिलोंग करते हैं। तो इस ट्राइब के सारे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में जी रहे थे, बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। गारोक्लेनियन फैमिली का जो हर आदमी था वो सब के सब बहुत ही कॉमिकल और अमेजिंग पॉवर्टी लाइफ को जी रहा था इस पूरे वर्ल्ड में। अब ये कॉमिकल कैसे था, ये इतना कॉमिक्स टाइप का किस तरह से था, ये आगे हमें पता चलेगा। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। तब ये कॉमिकल इसलिए था क्योंकि किसी को ये बात समझ नहीं आती थी कि हमारे पास जो पैसे थे वो कहाँ से आ जाते थे हमारे बेलीज़ को, यानी हमारे पेट को भरने के लिए। हमको खाना कहाँ से मिल जाता था ये बात समझ ही नहीं आता था। इवन कि यहाँ पे इनके जो ओल्ड मैन थे, इनके जो बड़े लोग थे, इन्हें भी ये बात समझ नहीं आती थी कि इनके पास किस तरह से पैसे इनके पास आ जाते हैं खाने के लिए, जबकि इनके पास कोई भी पैसे नहीं हुआ करते। तो यही बात जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमिकल लग रहा है यहाँ पे ऑथर को, यानी अरम को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। अब इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये था कि हम लोग अपने ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। वी हैड इवन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें आरम बता रहा है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने ऑनेस्टी के लिए, और ये लगभग पिछले 1100 सालों से, 11 सेंचुरीज, एक सेंचुरीज में 100 साल होता है, 100 ईयर्स, तो 11 सेंचुरीज मतलब 1100 ईयर्स। तो 1100 सालों से ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपने ट्रस्ट के लिए। और फिर कह रहे थे कि एक टाइम पे पूरे दुनिया में जितने भी दुनिया को ये जानते थे, उस पूरी दुनिया में इनकी जो फैमिली थी, गारोग्लेनियन फैमिली थी, ये जो ट्राइब थी, ये सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट फैमिली हुआ करती। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्टी, नेक्स्ट आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। हम लोगों को, यानी यहाँ पे जो पूरे ट्राइब को रेफ़र कर रहा है, तो ये जो पूरी ट्राइब थी, गारोग्लेनियन ट्राइब जो थी, ये सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड करती थी अपने ऑनेस्टी पे, इनको अपने ऑनेस्टी पे बहुत ही ज़्यादा गर्व था। और दूसरा ये था कि ये सही और गलत को बहुत ही अच्छे से देख पाते थे, ये सच और झूठ में फ़र्क निकाल पाते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई भी नहीं था इनके ट्राइब में जो किसी का भी एडवांटेज लेता था। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा कोई भी इस ट्राइब का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कि उसका फ़ायदा उठाता था। लेट अलोन स्टील। तो चोरी की तो बात भूल ही जाओ, चोरी तो बिल्कुल अलग बात है। ये किसी का गलत तरह से फ़ायदा भी नहीं उठाते थे इनके ट्राइब के लोग। तो ये सारी बातें हमें आराम इसलिए बता रहा है क्योंकि ये इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे, इतने ज़्यादा ईमानदार थे सारे लोग, और इनकी ईमानदारी पिछले 1100 सालों से बरकरार थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये आज देखा है मुराद को एक वाइट कलर के हॉर्स पे, क्योंकि इनके पास, इनके फैमिली के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इतने भी पैसे नहीं थे कि ये खाना खा सके पेट भर के। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल हुआ करता था कि इनके पास पैसे आ जाते थे, पर इनकी ट्राइब के पास, इनकी पूरी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि इस तरह के वाइट हॉर्स को लाया जा सके। और इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे आरम बता रहा है कि इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे, फिर भी इनके पास जो घोड़े आया है, ये जो घोड़ा लाया है मुराद ने, इस चीज़ को इसलिए वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or any of the other members of family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it. And I refuse to believe he had stolen it. लेकिन ये सब के बाद भी ये जो अरम है, ये सामने अपने घोड़े को देख पा रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और वह इस घोड़े को स्मेल भी कर सकता था। उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा लवली थी, और उसकी ब्रीदिंग को सुन भी सकता था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। लेकिन इस बात पे अरम बिलीव नहीं कर सकता था कि उसका कज़न मुराद या फिर उसका खुद से, यानी अरम का खुद से, या फिर उसके फैमिली के और दूसरे कोई भी मेंबर से जो कि जाग रहे हैं या सो रहे हैं,
उनका इस घोड़े से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब ट्राइब को बिलोंग करते थे, बहुत पुअर ट्राइब को बिलोंग करते थे, और इस वजह से बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि अरम इस घोड़े को लाया है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुराद को बहुत ही अच्छे से जानते थे। मुराद इसका कज़न था, तो ये बहुत अच्छे से जानते थे, और ये भी जानते थे कि इसकी मुराद इस घोड़े को ख़रीद तो नहीं सकता है, और अगर इसने ख़रीदा नहीं है तो उसने पक्का चुराया है। लेकिन वो इस बात को भी रिफ्यूज़ कर रहे थे, इस चुराने वाली बात को भी नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि वह जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस ट्राइब से वह बिलोंग करते थे, उनकी सबसे जो फर्स्ट हॉलमार्क है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी ही है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि कोई किसी का फ़ायदा तक नहीं उठा सकता है किसी भी लोग का, तो चोरी तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से अरम यहाँ पे इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहा है कि मुराद ने इस घोड़े को चुरा कर लाया है। नो मेंबर्स ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। और फिर से ये कह रहे हैं कि कोई भी गारोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। मैंने सबसे पहले अपने कज़न की तरफ देखा, उसके बाद फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टीलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी एंड द अदर हैंड फ्राइटेंड मी। पायस स्टीलनेस बहुत ही ज़्यादा शांति, ह्यूमर शरारती। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को जब उसने देखा, अरम ने घोड़े को देखा, अपने कज़न को देखा, तो उसको देख के एक बहुत ही ज़्यादा स्टिलनेस दिख रहा था, बहुत शांत दिख रहा था। लेकिन उन दोनों में एक ह्यूमर भी दिख रहा था, कुछ शरारत भी दिख रहा था। और वो जो शरारत था, उस शरारत की वजह से ही एक तरफ से तो ये डिलाइटेड थे, अरम बहुत ही ज़्यादा, हमारे ऑथर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे कि कहीं मुराद ने घोड़े को चोरी तो नहीं कर लिया ना, और अगर इसने चोरी किया है तो इनकी जो गारोग्लेनियन फैमिली है, उसकी जो ट्राइब है, उसका नाक कट जाएगा। जिसके लिए वो गर्व करते हैं वो यही है, और कहीं इसने अपने राइट को लेने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए चोरी तो नहीं कर लिया ना, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मुराद आई सेड, तो अरम ने कहा तुमने ये घोड़े कहाँ से चुराए हैं? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। तो उसने कहा, यानी मुराद ने कहा कि खिड़की से छलांग मार दो अगर तुम राइड लेना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन। तो अब ये बात पक्का हो गया था, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि इसके बाद उसने कोई भी सवाल नहीं करा, और जो सवाल अरम ने मुराद से करा उसका जवाब भी इसने नहीं दिया। तो इससे ये बात पक्का हो गया था कि उसने घोड़े को चुराया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। और ही यानी कि मुराद आया था मुझको इनवाइट करने, अरम को इनवाइट करने कि तुम्हें राइड लेना है तो लो, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो फिर आगे अरम कहता है कि अगर राइड लेने के लिए हम किसी घोड़े को चुराते हैं तो वो चोरी नहीं होता है, जैसा कि हम मनी को चुराते हैं और मनी को चुरा के उसे यूज़ कर लेते, उसे खर्च कर देते, तो वो चोरी होता है। अगर हम घोड़े को चुराए हैं और उसका राइड लेके उसे वापस से रख दे रहे हैं तो वो चोरी नहीं होगा, क्योंकि घोड़े में तो कोई कमी आई नहीं। लेकिन अगर पैसे चुरा के उसे खर्च देते हैं तो पैसे कम हो जाते हैं, तो वो चोरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फैसिनेटेड है ये दोनों घोड़े की राइड लेने के लिए, कि गलत चीज़ों को भी जस्टिफाई कर रहा है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और फिर कहता है कि जितना भी मैं जानता हूँ उसमें तो ये चोरी नहीं कहलाएगा। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न एंड मुराद एंड आई वर। और फिर कह रहा है कि अगर आप हॉर्सेस के लिए क्रेज़ी होते उसी तरह से जिस तरह से मेरा कज़न जो मुराद है वो था और मैं था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो वह चोरी नहीं होता। तब आप समझ पाते कि सिर्फ राइड लेना घोड़े की और राइड लेकर उसे वापस उसे दे देना जिसका वो घोड़ा है, तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और फिर कह रहा है कि वो तब तक चोरी नहीं कहलाता जब तक कि हम उस घोड़े को किसी से सेल ना कर दें। और हाँ, हमें यह बात बहुत अच्छे से पता था कि हम लोग इस घोड़े को तो सेल कभी भी नहीं करेंगे। Let me put some clothes, I said. तो मैंने कहा, यानी अरम ने कहा कि मुझे कपड़े पहन लेने दो। All right, he said, but hurry. लेकिन फिर मुराद ने कहा कि ठीक है, कपड़े पहन लो लेकिन जल्दी से पहनना। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने मेरे कपड़े पहन लिए। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो फिर अरम ने यार्ड की तरफ से जाते हुए विंडो से छलांग मार के और घोड़े के ऊपर बैठ गया है, और ये
अपने कज़न मुराद के पीछे बैठा है, मतलब जो राइड कर रहा है घोड़े को वो मुराद कर रहा है। डैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। अब डैट ईयर यानी कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि ये जब 9 साल के थे तब की स्टोरी है। तो उस टाइम ये टाउन के एज पे रहते थे, यानी टाउन के एंड पे रहते थे, जिसका नाम था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउसेस वॉज कंट्री साइड, और इनके घर के पीछे कंट्री साइड था, कंट्री था। कंट्री का मतलब होता है गांव, जहाँ पे बहुत सारे वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी। वाइनयार्ड्स का मतलब होता है अंगूर के जो बेले होते हैं उसको बोलते हैं। ऑर्चर्ड्स बहुत तरह के फूल थे, और इरिगेशन डिचेस थी, इरिगेशन के लिए बनाए हुए छोटे छोटे गड्ढे थे जिससे कि खेतों में पानी दिया जाता था। एंड कंट्री रोड्स, और जिस तरह के गांव में सड़कें होती है तो उस तरह के रोड थे। इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट। 3 मिनट के अंदर ही हम लोग वॉलनट एवेन्यू से निकल के ऑलिव एवेन्यू की तरफ पहुंच गए, और उसके बाद घोड़े ने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। वॉक का मतलब होता है इंसानों के चलने को बोलते हैं वॉक, लेकिन जब घोड़े चलते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रॉट, क्योंकि ये जो वॉक से इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रॉट। तो अब जब ये रोड पे आया है, कंट्री साइड के रोड पे आया है, तो घोड़े बहुत ज़ोर ज़ोर से ट्रॉट करने लगे, मतलब थोड़ा स्पीड में चलने लग गया है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो हवाएं थी वो बहुत ज़्यादा नई थी, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट थी, और बहुत अच्छा लग रहा था ब्रीथ करने में, क्योंकि इनका एक तो सपना भी पूरा हो गया था जो बहुत सालों से था, इनकी हॉर्स की राइड लेना, वो पूरा हो गया था। और दूसरा ये कि ये मॉर्निंग के टाइम में बाहर निकले थे, तो मॉर्निंग की एयर वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होती है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो हॉर्स रनिंग की फील थी वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग। मेरा कज़न जो मुराद था, जो कि मेरे फैमिली का सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोर। और गाना तो क्या, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो घोड़े आगे जा रहे थे, घोड़े की वो राइड ले रहा था, उसी तरह से उसकी जो आवाज़ थी गाने की वो रोड में बदल गया, मतलब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर। तो उसके बाद फिर आराम कह रहा है कि हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रिक होता है, क्रेजी कैरेक्टर होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। हर फैमिली में किस तरह का पागल इंसान होता है, जिस तरह का मुराद था। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the craziest trick in our tribe. Descendant का मतलब होता है inheritance। तो जो मेरा कज़न मुराद था उसको भी इनहेरिटेंस में मिला था, उसको भी ये जो क्वालिटी है क्रेजी वाली ये इनहेरिट करा था अपने फैमिली मेम्बर से। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुशरो, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मस्टैच ऑन द सैन जैक्विन वैली। तो इनसे पहले जो एक क्रेजी स्ट्रिक था इस फैमिली में, मुराद के फैमिली में, वो था इनके अंकल खुशरो। तो एक यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर आया है अरम, और मुराद के अलावा एक तीसरा कैरेक्टर है जो कि है खुशरो, और ये अंकल हैं अरम और मुराद के। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, इनका जो हेड था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये इनॉर्मस थे, मतलब ह्यूज थे, बहुत बड़े थे, इनकी हेड बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसके ऊपर ब्लैक कलर के हेयर्स लगे हुए थे, और इनकी जो माउस्टैक थी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था पूरे सैन जैक्विन वैली में। तो ये सैन जैक्विन वैली में रहते थे, और इनकी माउस्टैच तो थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, यह इस तरह के इंसान थे कि इनका जो टेम्पर था ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता था। सो इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे। सो इम्पेशेंट, इनमें धैर्य नहीं था। That he stopped anyone from talking by roaring, और ये किसी को भी बात करने से रोक सकते थे अपने चिल्लाने की आवाज़ से। और ये कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कुछ भी अगर कोई बात कर रहा था तो इनकी ये लाइन थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो, इससे कोई हार्म नहीं है। तो इस तरह की बात बोल के ज़ोर से चिल्ला के या किसी के भी बात करने को रोक सकते थे, किसी के भी कन्वर्सेशन को रोक सकते थे। डैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बात कर रहा है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अंकल खुशरो उसे चुप करा देते थे इस लाइन को बोल के। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having the mustache trimmed to tell him house was on fire। तो यहाँ पे एक स्टोरी बता रहा है अरम कि किस तरह से वो लोगों को चुप कराते थे अपनी जिस लाइन को बोल के। तो ये स्टोरी ये है कि एक बार उनका जो खुद का बेटा है
खुशरो का जो खुद का बेटा है जिसका नाम है अरक। तो ये हमारा 4th कैरेक्टर है इस चैप्टर में। तो जो अरक है ये भागता हुआ 8 ब्लॉक्स यानी 8 स्ट्रीट्स को, 8 गलियों को पार करता हुआ भागता हुआ बार बार शॉप पे आता है जहाँ पे किसके फादर अपने मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे होते हैं, उसे कट करवा रहे होते हैं। और फिर भाग कर इसलिए आता है क्योंकि वो ये बताता है कि उनकी जो घर है उसमें आग लग गई है। दिस मैन खुशरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड। तो जो ये आदमी था खुशरो, ये चेयर पे ही बैठा था ट्रिम करवाने के लिए अपने मूछे को, और वो चिल्ला के कहता है इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, और उस पर ध्यान मत दो। तो इसके खुद के घर में आग लगी हुई है और ये अपने बेटे को इस तरह की लाइन बोल के चुप करवा दे रहा है। द बार्बर सेड बट द वॉइस सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। तो बार्बर कहता है कि लेकिन उस लड़के ने ये कहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुशरो रोड। तो इसके बाद फिर से खुशरो रोड करता है, वो ज़ोर से चिल्ला के कहता है इनफ, बहुत हुआ, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं है, आग लग रहा है तो लगने दो। तो इस तरह का अंकल खुशरो था, इस तरह का क्रेजी स्ट्रिक था अंकल खुशरो मुराद से पहले। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और जो मेरा कज़न मुराद है वो नेचुरल डिसेंडेंट है, इसी का इनहेरिटेंस है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो क्वालिटीज़ आई है क्रेज़ी वाली वो इनके अंकल से ही आई है, खुशरो से ही आई है। ऑल द मुराद्स फादर वॉज जोराब। अभी जो जोराब है ये हमारे चैप्टर का 5th कैरेक्टर है जो कि मुराद का फादर है। तो जो मुराद का फादर है जिसका नाम है जोराब, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी था, वो इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। डैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। तो इनके ट्राइब में इसी तरह का होता था, किसी की भी क्वालिटी किसी के अंदर भी चली जाती थी, और ऐसा इसके साथ भी होता है। इसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन इसकी जो क्वालिटी आई है वो इनके अंकल खुशरो से आ गई है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश। सन्स फ्लेश बॉडी, फ्लेश का मतलब होता है बॉडी। तो कह रहा है कि एक आदमी जो है वो अपने बेटे के बॉडी का तो मालिक हो सकता है, उसका फादर हो सकता है, बट डिड नॉट मीन डैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब यहाँ पे है सोल, उसका मन, उसका आत्मा। तो कह रहा है कि फादर जो है वो अपने बॉडी का तो हो सकता है किसी भी लड़के, लेकिन वह किसी के आत्मा का, किसी के मन का फादर नहीं हो सकता है, किसी के कैरेक्टर का फादर नहीं हो सकता है। मतलब वो बॉडी के लिए तो वो मिल सकता है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उसके फादर से मैच कर सकता है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो उसके फादर से मैच नहीं कर सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वाइग्रेंट। कैप्रिशियस का मतलब होता है अनस्टेबल, जो हमेशा चेंज होता रहे, और वाइग्रेंट का मतलब होता है नॉट सेटल्ड, जो कि चेंज होता रहे। ये भी दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे अरब हमें ये बता रहा है कि इस ट्राइब में जो स्पिरिट है, इनकी जो नेचर है, जो क्वालिटी है इनके फैमिली के लोगों की, वो हमेशा वाइग्रेंट होता है। मतलब वो ऐसा फिक्स नहीं है कि उनके फैमिली पे ही जाएगा, उनके किसी भी ट्राइब के किसी भी लोग पे जा सकता है। उनकी फैमिली की ही क्वालिटी आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा इस ट्राइब में होता था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। और हम लोग इसी तरह से घोड़े की राइड लेते रहे, और जो मेरा कज़न मुराद है वो गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लास्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो उसके बाद कह रहा है कि हम लोग घोड़े की राइड में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते थे, इतना ज़्यादा राइड लेते थे उसकी, कि हम ये भूल जाते थे कि हम किस जगह पे हैं। राइड लेते लेते इतना दूर चले जाते थे कि इन्हें पता ही नहीं चलता था कि ये कौन सी जगह पे पहुंच गए। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हम लोग अपने घोड़े को तब तक दौड़ने देते थे जब तक कि वह दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड। और अंत में मेरा जो कज़न है मुराद वो कहता है गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन। मैं अकेला राइड लेना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आई रेफ़र कर रहा है ये मुराद को रेफ़र कर रहा है। विल लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। तो मैंने भी पूछा, यानी यहाँ पे जो आई है ये रेफ़र कर रहा है अरम को। तो अरम ने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड लेने दोगे। दिस इज़ सेट अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। और फिर मेरा जो कज़न है यानी मुराद है वो इसका रिप्लाई देता है कि ये सब पूरा हॉर्स पे डिपेंड करता है, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। तो मैंने कहा कि हाँ हॉर्स मुझे राइड लेने देगा, ऐसा अरम ने कहा मुराद से। वी शैल सी ही सेड। तो उसने कहा यानी मुराद ने कहा कि ठीक है हम लोग देख लेंगे कि घोड़े राइड लेने देते हैं तुमको या नहीं देते। डोंट फॉरगेट डैट आई हैव अ वे विद
हॉर्स। और फिर कहता है कि ये मत भूलना कि मेरे को घोड़ा चलाने का एक अलग तरीका पता है, मुझे घोड़े से बात करने का, उसके साथ रहने का एक अलग तरीका पता है। यहाँ पे जो आई है, ये आई रेफर कर रहा है मुराद। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो फिर मैंने कहा, यानी यहाँ पे जो आई रेफर कर रहा है ये अरम को रेफर कर रहा है। तो अरम कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारे को घोड़े के साथ एक अलग तरीका पता है, अलग रिलेशनशिप है उसके साथ, तो तुम्हें पता है कि किस तरह से उसे हैंडल करते हैं। तो वो चीज़ मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है कि घोड़े को कैसे हैंडल किया जाता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स होप सो। तो फिर मुराद ने कहा कि हाँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें घोड़े को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। और फिर उसके बाद कहता है कि गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन फिर अरम ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं नीचे उतर जाता हूँ, लेकिन इस बात को तुम याद रखना कि तुम मुझे भी एक बार अकेले राइड लेने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड साउटेड वज़ीरे। उसके बाद क्या हुआ, मैं घोड़े से नीचे उतर गया और जो मेरा कज़न मुराद है उसने अपने हील्स से घोड़े को किक करा और ज़ोर से साउट करा, ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि वज़ीरे रन। अब यहाँ पे जो वज़ीरे है ये घोड़े के नाम है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। हिंड लेग्स का मतलब होता है पीछे के पैर। स्नॉटेड घोड़े की जो आवाज़ होती है, जो वो नाक से निकालता है, हिनहिनाने की आवाज़, उसको बोलते हैं स्नॉटेड। तो जैसे ही मुराद ने हील से किक करा घोड़े को और बोला कि वज़ीरे रन, तो घोड़े अपने पीछे के दोनों पैर पे खड़ा हो जाता है और ज़ोर से अपनी नोज़ से एक साउंड निकालता है और बस्ट इनटू अ फ्यूरी स्पीड, मतलब कि बहुत जल्दी ही बहुत तेज़ स्पीड पकड़ लेता है वो। और ये सबसे ज़्यादा लवलीएस्ट पार्ट था इसके पूरे लाइफ का, जिसने आज तक कभी भी नहीं देखा था ऐसा। तो इस तरह का सीन आज तक कभी भी मुराद ने नहीं देखा था, अरम ने नहीं देखा था, जो आज देख रहा है। यहाँ पे जो आई रेफर कर रहा है ये अरम को ही रेफर कर रहा है। माई कज़न मुराद रीच्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ट्रिपिंग वेट। तो जो मेरा कज़न मुराद है वो घोड़े के साथ राइड लेटा हुआ फील्ड में चला गया। उस फील्ड में क्या, जहाँ पे ड्राई घास लगे हैं, बहुत सारे सूखे हुए घास लगे हैं। और उसके बाद फिर वो इरिगेशन डिच में गया, उस इरिगेशन डिच में जो कि इसके गांव के पीछे था। और फिर उसके बाद डिच को क्रॉस करता हुआ ये 5 मिनट के बाद वापस से रिटर्न होता है पूरी तरह से वेट होकर, पूरी तरह से गीला होकर। अब ये गीला कैसे हुआ, क्योंकि ये इरिगेशन डिच से होता हुआ गया था। तो जब घोड़े इतनी तेज़ दौड़ेंगे पानी में तो उसकी जो पानी की स्प्लैशेस होंगे वो इसके बॉडी पे आएगा, इसके पूरे कपड़े पे आएगा। और इस वजह से मुराद बहुत ही ज़्यादा वेट होकर वापस से 5 मिनट में रिटर्न होकर आता है अरम के पास। द सन वॉज कमिंग अप। अब इस समय तक, क्योंकि इस लोगों ने इतना राइड ले लिया, तो इस समय तक जो सूरज है वो ऊपर निकल रहा था, मतलब सुबह हो रही थी, रोशनी ज़्यादा आ रही थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। तो जब 5 मिनट बाद मुराद वापस आता अरम के पास, तो अरम कहता है कि अब मेरी बारी है अकेले राइड लेने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। तो जो मेरा कज़न मुराद है वो घोड़े से नीचे उतर जाता है, राइट ही सेड। और फिर कहता है कि लो राइड ले लो, अकेले घोड़े की राइड ले लो, ऐसा मुराद कहता है अरम से। I leaped to the back of the horse and for a moment I knew the most awful fear imaginable. Awful fear, worst fear. सबसे गंदा वाला डर। The horse did not move. तो यहाँ पे जो आई है, ये रेफर कर रहा है अरम को। अरम जो है ये छलांग मार के हॉर्स के बैक पे बैठ गया, उसके पीठ पे बैठ गया। और कुछ देर के बाद इसे ये बात समझ आ गई, इसे वो डर का एहसास होने लग गया जो बहुत ज़्यादा बुरा था। और वो डर क्या था कि जो घोड़ा है, हॉर्स, उसने मूव ही नहीं करा, वो आगे बढ़ा ही नहीं। क्योंकि जो तरीका था घोड़े के साथ किस तरह से उसको राइड लिया जाता है, ये बात सिर्फ मुराद को पता है। लेकिन क्योंकि अरम को बस अकेले राइड लेना था, इस वजह से इसने भी कहा था कि मुझे भी तरीका आता है घोड़े से किस तरह से बिहेव करना है और उसके किस तरह से राइड लेना है। पर यहाँ पे उसने झूठ कहा था और इस वजह से घोड़ा मूव नहीं कर रहा है। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सेड। तो जो मेरा कज़न मुराद है उसने कहा कि उसके मसल्स को किक करो, जैसे कि
अभी मुराद ने करा था, ऐसा मुराद ने कहा अरम से करने को। वट आर यू वेटिंग फॉर, और फिर कहता है तुम किस बात का वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। अप इज अवेक, अबाउट टू स्टार्ट मूविंग और वॉकिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, हम लोग को इस घोड़े को वापस भी ले जाना है उससे पहले कि यहाँ के जितने भी लोग हैं इस वर्ल्ड के, यानी उस गांव के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब जाग जाएं और फिर अपना काम करना शुरू कर दें, घूमना शुरू कर दें। इससे पहले हमें इस घोड़े को वापस ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। तो जैसा कि मुराद ने कहा था वैसा मैंने किया, मैंने मसल्स पे किक करा हॉर्स के। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, रियर्ड टू मूव। तो ये जो घोड़ा है जैसे ही मसल्स पे किक करा आरम ने तो घोड़े ने थोड़ा सा मूव करा और उसके बाद फिर उसने स्नॉट करा, अपने नोज से साउंड निकाली। देन इट बिगन टू रन, और उसके बाद फिर वह दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब इसे पता नहीं था कि कैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो इसको इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब क्या करना है जबकि घोड़ा दौड़ने लग गया है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हाल्वियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स। लीप टू जंप। तो क्योंकि इसे पता नहीं था कि हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं, इसे हॉर्स को हैंडल कैसे करते हैं, इस बात का जरा भी नॉलेज नहीं था आरम को, इसलिए हॉर्स ने फील्ड में और इरिगेशन डीच में जाने के बजाय ये रोड पे दौड़ने लग गया है और रोड से दौड़कर फिर एक फार्मर के फील्ड में चला गया है, वाइन्स के फील्ड में चला गया है, वाइनयार्ड में चला गया जिसका नाम है डिक्रन हाल्वियन। तो ये जो है डिक्रन हाल्वियन ये फार्मर है, ये आपका न्यू कैरेक्टर है इस चैप्टर में जो कि फार्मर है। तो इसके फील्ड में चला गया, इसके फील्ड में बहुत सारे वाइन्स लगे हैं, उसके ऊपर लीप करने लग गया है, घोड़ा उसके ऊपर जंप करके और आगे निकलता जा रहा है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और ये जो हॉर्स है ये इस तरह से 7 वाइन्स पे लीप करता हुआ, उस पर जंप करता हुआ दौड़ के निकल गया आगे, और उसके बाद फिर आरम को हॉर्स ने नीचे गिरा दिया। देन इट कॉन्टिन्यूड रनिंग, और उसके बाद फिर वो जो घोड़ा था वो लगातार दौड़ता गया और वहाँ से भाग गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। तो जो मेरा कज़न मुराद है वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ रोड की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड। ही यहाँ पर रेफर करा मुराद को। तो मुराद कहता है आरम से कि मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रहा हूँ, ऐसा ज़ोर से चिल्लाकर कहता है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। और फिर कहता है कि हम लोगों को वो घोड़े वापस लाने होंगे। यू गो दिस वे, आई गो दिस वे। और फिर कहता है कि तुम इस रास्ते जाओ, मैं उस रास्ते जाता हूँ। तो यहाँ पे 2 रास्ते होंगे, तो कह रहा है कि तुम इधर जाओ, मैं उधर जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम वी काइंडली, आई विल बी नियर। और उसके बाद कहता है कि अगर वह घोड़ा तुम्हें मिल जाता है तो उससे थोड़ा काइंडली रहना, उससे कामली बिहेव करना, और मैं यहीं पे पास में ही रहूँगा तो मैं आ जाऊँगा वापस। ऐसा मुराद कहता है आरम से। आई कॉन्टिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डीच। मैं कंटिन्यू चलता रहा, रोड की तरफ ढूंढता रहा घोड़े को, और जो मेरा कज़न मुराद है वो इरिगेशन डीच और फील्ड में जाकर ढूंढ रहा था घोड़े को। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। तो हम लोगों को आधे घंटे लग गए उस घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस से लाने में। हाफ एन आवर इस तरह से इनका वेस्ट हो गया, और अभी दिन चढ़ भी रहा था तो सारे लोग जागने भी वाले थे। ऑलराइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड। तो फिर कहता है मुराद कि ठीक है चलो आके जंप करो, मतलब घोड़े के बैक पे बैठ जाओ। ही यहाँ पे जो है ये मुराद को रेफर कर रहा है। तो मुराद आरम से कह रहा है कि घोड़े के बैक पे आकर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है यानी पूरा जो गांव है वो अब जाग चुका है। व्हाट विल वी डू, और फिर यहाँ पे आई जो है ये आई रेफर कर रहा है आरम को। तो आरम पूछता है मुराद से कि अब हम क्या करेंगे, अब तो सारे गांव वाले जाग गए हैं। वेल, ही सेड, वी विल हैव टू टेक हिम बैक, हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो उसके बाद फिर ही जो है यही मुराद को ही रेफर कर रहा है। तो मुराद कहता है आरम से कि या तो हम इसको वापस ले जाएंगे, मतलब जहाँ से इसने घोड़े को लाया है वहाँ ले जाके वापस रखेगा, या तो कल की सुबह तक इसे कहीं पे हाइड कर देगा, छुपा देगा। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। तो उसके बाद फिर जो ही है यही वापस से रेफर कर रहा है
मुराद को। तो अरम को ऐसा लगता है कि अरम को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अरम की बातों से ज़रा भी नहीं लग रहा है कि वह वरीड है, इस चीज़ के लिए परेशान है कि उसने किसी का हॉर्स को लाया है। और अरम को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि वह उसे कहीं हाइड ही कर लेगा, उसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, कुछ देर के लिए भी वह वापस नहीं ले जाएगा, किसी भी कीमत पर उसे लेके वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इन दोनों में से किसी का भी जो पैशन है हॉर्स राइडिंग का वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब तक ये पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता तब तक ये वापस नहीं ले जाएगा। इस बात का बहुत ही अच्छे से पता चल चुका था अरम को। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। तो मैंने पूछा। अब अरम जो है वो कुछ इससे क्वेश्चन कर रहा है मुराद से। वो सबसे पहले पूछता है कि इस घोड़े को हम लोग कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। तो ही यानी कि मुराद ने कहा कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पे हम इसे छुपाएंगे। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। तो इसने फिर से अरम ने एक सवाल पूछा मुराद से कि ये घोड़े को तुमने कितने टाइम पहले से चुरा के रखा है। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me का मतलब हुआ it suddenly came an idea in my mind। तो अचानक से अरम के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके दिमाग में ये हिट करता है ये बात कि इसने कुछ समय से हर सुबह ये कुछ समय से राइड ले रहा है मुराद इस घोड़े की, और ये मेरे पास सिर्फ आज की सुबह ही आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि इसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इस घोड़े की कितनी डिज़ायर है, मुझे कितनी बड़ी डिज़ायर है घोड़े की राइड लेना। तो इसलिए ये मेरे पास आज की सुबह आया है। बाकी ये राइड जो ले रहा है घोड़े की, ये बहुत पहले से ले रहा है। इस बात को ये बात स्टक करा अरम के माइंड में सडन। Who said anything about stealing a horse, he said। तो फिर मुराद कहता है कि किसने कहा कि मैंने घोड़े को चुराया है। Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning। तो फिर जब इसने कहा कि घोड़े को कितने टाइम से चुरा के रखे हो, अरम ने ऐसा सवाल पूछा मुराद से। तो फिर मुराद कहता है कि किसने कहा कि मैंने घोड़े को चुरा के रखा है। तो फिर अरम ने अपने सवाल को दूसरी तरीके से पूछा, और फिर वो पूछता है कि तुम ये बताओ कि हर सुबह जो ये राइडिंग करते हो, हॉर्स राइडिंग करते हो, ये कितने समय से कर रहे हो। तो सवाल वही है लेकिन पूछने का तरीका अरम ने बदल दिया है। नेक्स्ट है नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। तो मुराद कहता है कि आज के पहले की सुबह से पहले मैंने कभी भी राइड नहीं लिया है, कभी भी घोड़े को नहीं राइड कराया है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। तो फिर मैंने कहा, अरम ने कहा मुराद से कि क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड। तो मुराद कहता है कि नहीं, मैं सच नहीं कह रहा हूँ, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। तो फिर कहता है कि हाँ, लेकिन अगर हम लोग पकड़े गए, हमारी ये झूठ पकड़ी गई, ये चोरी पकड़ी गई, तो तुम्हें यही बात कहना है कि हम लोगों ने सिर्फ आज से ही घोड़े को राइड लेना शुरू करा था। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों को लोग लायर्स बोले। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। और तुम भी यही जानते हो कि हम लोग राइडिंग आज की सुबह से ही स्टार्ट करे हैं। और राइट, आई सेड। तो मैंने कहा, यानी अरम ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बिन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिटविजियान। तो उसके बाद जो ही है, यानी जो मुराद है, वो अपने घोड़े के साथ वॉक करता हुआ बिल्कुल चुप से क्वाइटली एक बार्न में जाता है। बार्न ऐसे जगह को कहते हैं जिसमें एनिमल्स रहते हैं। यहाँ पे आप स्तबल कह सकते हो, घोड़े को रखने के लिए जो होते हैं जगह, या फिर किसी भी एनिमल्स को रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है घर के अंदर, उसे कहते हैं बार्न। तो वो बिल्कुल डेजर्टेड था, बिल्कुल खाली था। और ये एक टाइम पे वाइनयार्ड इसमें हुआ करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली है। और ये एक फार्मर का है बार्न, जिसका नाम है फिटविजियान। तो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है, वो है फिटविजियान, ये भी एक फार्मर है। तो इसी के बार्न में जाके घोड़े को छुपाता है मुराद और अरम। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। अल्फाल्फा और ओट्स ये दोनों सीरियल्स हैं, दोनों ही फसल हैं। तो यहाँ पे बार्न है, कुछ ओट्स रखे हुए थे, अल्फाल्फा रखे हुए थे जो कि ड्राई था, तो जिसको कि घोड़ा आराम से खा सकता है। तो इसके खाने के लिए भी हो गया और रहने के लिए भी हो गया है। वी बिगन वॉकिंग होम। और ऐसा करने के बाद जब घोड़े को उसने बार्न में रख दिया है, उसके बाद फिर दोनों के दोनों घर जाने लग गए। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली।
तो यहाँ पे फिर से कहता है मुराद कि ये आसान नहीं था घोड़े को इस तरह से बिहेव करवाना, घोड़े इस तरह से मेरे साथ अगर बिहेव कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से किया है, ये आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई टोल्ड यू आई हैव द वे विद द हॉर्स। तो फिर कहता है मुराद अरम से कि सबसे पहले तो जब मैंने इस घोड़े से मिला था तो ये बहुत वाइल्डली रन करता था, जंगली की तरह बस दौड़ता दौड़ता रहता था, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे पास एक अपना तरीका है घोड़े से बिहेव करने का, तो इस वजह से ये मुझे बहुत नाइसली बिहेव करता है मेरे साथ। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। फिर मुराद कहता है आराम से कि मैं जो चाहे वो चीज़ इस घोड़े के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि घोड़े को कैसे हैंडल करते हैं। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। और फिर आगे कहता है कि जो घोड़े हैं वो मेरी बात समझते हैं, मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। तो फिर अरम कहता है कि ये काम तुमने कैसे करा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड। तो फिर मुराद कहता है कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ, मैं घोड़े को बहुत अच्छे से समझता हूँ और उसी के वजह से ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ, घोड़े को हैंडल कर पाता हूँ। येस बट व्हाट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। तो फिर मुराद क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, ये भी बहुत घोड़े की राइड लेना चाहता है और अकेले राइड लेना चाहता है, इस वजह से ये पूछ रहा है बार बार कि लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें घोड़ों के साथ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। तो फिर मुराद कहता है कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। सिंपल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम लोग सबके सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ बिहेव करते हैं उसी तरह से ये जो एनिमल्स है, क्योंकि ये बेजुबान है तो हमें भी इन्हें वैसे ही ट्रीट करनी चाहिए जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के साथ करते हैं। उनके साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, उनसे नाइसली बात करना चाहिए, पोलाइटली बात करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो ऐसा बताता है कि मैं उसे समझता हूँ, मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ और इस वजह से घोड़े मेरे को इतना ज़्यादा समझते हैं। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक डैट विद अ हॉर्स। तो फिर कहता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो घोड़े के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल बी नो हाउ टू डू इट। तो फिर कहता है मुराद कि अभी भी तुम एक छोटे बच्चे हो, एक छोटे लड़के हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी समझ आ जाएगी कि किस तरह से घोड़े को समझते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। हार्टी ब्रेकफास्ट, नाइस ब्रेकफास्ट। तो मैं यानी कि अरम जो है वो घर जाता है और घर जाने के बाद बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है। डैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। और उसी दिन जिस दिन इसने घोड़े को राइड लिया है और जिस दिन इसने घोड़े को छुपाया है, उसी दिन की दोपहर के टाइम में अंकल खुशरोब जो है वो इसके घर पे आते हैं, विज़िट करते हैं और सिगरेट और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। ही सैट इन द पार्लर। पार्लर इज़ अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा, आप लिविंग रूम भी कह सकते हैं इसको। तो जो खुशरोब है, अंकल खुशरोब है, वो पार्लर में जाकर बैठ जाते हैं, सीपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग ओल्ड कंट्री, ओल्ड मेमोरीज़। तो सीप कर रहे होते हैं, वो कॉफ़ी को सीप कर रहे होते हैं और सिगरेट को स्मोक कर रहे होते हैं और पुरानी जो यादें थी उसे सोच रहे होते हैं। देन एन अनदर विजिटर अराइव्ड। उसके बाद फिर एक और विजिटर आता है अरम के घर पे। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। एक फार्मर आता है जिसका नाम है जॉन बायरो, एन असेरियन हु आउट ऑफ लॉनलीनेस ही लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। तो ये जो जॉन बायरो है ये असेरियन है, असेरिया का रहने वाला है, असेरिया की नेटिव है ये, और जो बहुत ज़्यादा अकेला रहता है, जो बहुत अकेला रहता है और इस अकेलेपन के वजह से ही इसने अर्मेनियन लैंग्वेज को सीख लिया था, अर्मेनियन में बोलना, अर्मेनियन में बात करना सीख लिया था। माई मदर बाउट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड। तो जो मेरी मदर है यानी अरम की जो मदर है वो क्यों ये इस अकेले आदमी के लिए भी सिगरेट लाती है, टोबैको लाती है, कॉफ़ी लाती है और वह सिगरेट को रोल करता है और रोल करके कॉफ़ी को सीप करता है, उसकी चुस्की लेता है, फिर सिगरेट पीता है और फिर लास्ट में बहुत ही उदास होकर कहता है माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो फिर बहुत सैड होकर कहता है अंकल खुशरोब से, और वहाँ पे इसकी मदर भी होती है अरम की, तो उनसे कहता है कि जो मेरा वाइट हॉर्स है जिसे मैंने पिछले मंथ खो दिया था, जो चोरी हो गया था पिछले मंथ, वो अभी तक नहीं मिला है, अभी तक वो गायब है, मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या हुआ, मेरा जो वो घोड़ा है वो किधर गया। माई अंकल खुशरोब बिकम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड इट्स नो हार्म। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अंकल खुशरोब है उनकी ये लाइन है इट्स नो हार्म, इट्स नो हार्म। तो ये जो अंकल खुशरोब है ये बहुत
शॉर्ट टेम्पर्ड के इंसान हैं और इस वजह से ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी जब इसने कहा है जॉन बैरो ने कि उसकी घोड़े लास्ट मंथ खो गई है, चोरी हो गई है, जो अब तक नहीं मिला है, तो अंकल खुसरो इरिटेट होकर बहुत जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि इसमें कोई हार्म नहीं है। व्हाट्स द लॉस ऑफ हॉर्स? हैवंट वी लॉस्ट ऑल लॉस्ट द होमलैंड? व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? तो फिर कहता है कि एक घोड़े को खोना कौन सा खोना होता है? हम लोग भी तो अपने सारे होमलैंड को खो चुके हैं, अपने सारे घर को खो चुके हैं, और तुम एक घोड़े के खोने पे रो रहे हो। तो ऐसा अंकल खुशरो कहता है जॉन बैरो से। डैट मे बी ऑलराइट फॉर यू, अ स्वीट सिटी ड्वेलर, टू से जॉन बैरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स? तो फिर जॉन बैरो कहता है कि आप लोग के लिए सही है। यहाँ पे जो यू है ये रेफ़र कर रहा है अंकल खुशरोव को ही। तो खुशरोव से कहता है जॉन बैरो कि आप लोग के लिए सही है क्योंकि आप शहर में रहने वाले हो, लेकिन मेरा क्या? मेरा जो सरी है, सरी इसको बोलते हैं सरी, इस तरह के काठ को जिसके आगे घोड़ा बांधा जाता है और उस घोड़े से इस काठ को खींचा जाता है, तो इस तरह के काठ को बोलते हैं सरी। तो इस तरह का सरी रखता है एक जॉन बैरो। और फिर जॉन बैरो कहता है कि मेरे इस सरी का क्या होगा, इस सरी का क्या यूज़ है बिना किसी हॉर्स के, और अब इसकी तो घोड़े चोरी हो चुकी है, तो इस वजह से ये अपनी हालत बता रहा है अंकल खुशरो से। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड। तो जो अंकल खुशरो है, क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, तो ये बहुत ज़ोर से रोड करके चिल्ला के कहता है कि उस पर जरा भी ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड। तो जॉन बैरो कहता है कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 miles चल के आना पड़ा है। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो शाउटेड। तो अंकल खुशरो इस बात पे भी चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हारे पास पैर तो है, तुम अपने पैर से चल के तो आए हो ना। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो जो फार्मर है यानी जो जॉन बैरो है, ये कहता है कि मेरी लेफ्ट लेग में पेन रहता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। तो अंकल खुसरो फिर से रोड करके कहता है कि उस पर ध्यान मत दो। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो फार्मर कहता है कि जो हॉर्स थी उसकी कीमत थी $60। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सेड। तो जो मेरे अंकल खुशरो थे वो कहते हैं कि मैं ऐसे पैसे पे स्पीड करता हूँ, यानी थूकता हूँ $60 पे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। यहाँ पे जो ही रेफ़र कर रहा है यही जॉन बैरो को ही रेफ़र कर रहा है। तो जॉन बैरो उठ के खड़ा हो जाता है। स्टॉक्ड आउट, वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी ये चल के घर से बाहर जाता है। और बाहर जाने के टाइम फिर बाहर जाते हैं ये जो स्क्रीन डोर होता है, स्क्रीन डोर बोलते हैं सेफ्टी डोर को। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घर में 2 दरवाजे लगाते हैं, एक नेट का दरवाज़ा या ग्लास के दरवाजे लगाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे लोहे या लकड़ी का दरवाज़ा होता है ताकि सेफ्टी के लिए हो, हम देख सकें उससे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो इस तरह के स्क्रीन डोर लगे हुए थे इसके घर पे भी। तो इस स्क्रीन डोर को ज़ोर से स्लैम करता हो, ज़ोर से बंद करता हो, वहाँ से जॉन बैरो निकल जाता है। माई मदर एक्सप्लेन्ड। अब मेरी मदर जो है वो मुझे समझाती है, यानी अरम को समझाती है। ही हैज़ अ ग्रेट हार्ट, सी शेड। सी यहाँ पे अरम की मदर को रेफ़र कर रहा है। तो अरम की मदर कहती है कि ही मतलब कि अंकल खुशरो जो है उसका दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत अच्छे इंसान है। इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। और इतना गुस्सा करने का उनका जो तरीका है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह होम सिक है, वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो इनका घर था वो अभी इनके पास नहीं है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ये इतने बड़े आदमी हैं, इतने लार्ज हैं कि वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं छोटे से घर में, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। तो फार्मर जो जॉन बैरो है वो भी यहाँ से चला जाता है और मैं यानी अरम दौड़ के जाता है अपने कज़न मुराद के घर पे। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। पीच ट्री आड़ू का पेड़, आप ये देख सकते हो, ये है पीच ट्री। तो जो ही है यानी मुराद जो है वो पीच ट्री के नीचे बैठा होता है, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और कोशिश कर रहा होता है कि उस विंग्स को ठीक करने का, उस रॉबिन चिड़िया के विंग्स को ठीक करने का जो कि हर्ट हो गया था और जो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वह बर्ड से बात भी कर रहा था। रॉबिन इस तरह के वर्ड को बोलते हैं, रॉबिन ये है रॉबिन बर्ड। वॉट इज़ इट, ही सेड। तो ही यानी कि मुराद पूछता है अरम से कि क्या बात है। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड। तो मैंने कहा कि वो फार्मर जॉन बैरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वह मेरे घर पे आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे उसकी घोड़े चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने उसके घोड़े को 1 महीने से अपने पास रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड। और फिर कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उस घोड़े को तब तक वापस नहीं दो जब तक कि मैं हॉर्स राइडिंग सीख ना लूँ।
तो ऐसा अरम कहता है मुराद से। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो जो मेरा कज़न मुराद है वह कहता है कि तुमको पूरे 1 साल लग जाएंगे हॉर्स राइडिंग को करने में, इसको सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो फिर अरम कहता है कि तो हम लोग क्या इस घोड़े को 1 साल के लिए रखेंगे? माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट। तो जो मेरा कज़न मुराद है वह जंप करता है, जो बैठा हुआ था वह उठ के खड़ा हो जाता है उछल के। व्हाट ही रोड, और अपनी तेज़ आवाज़ में कहता है कि क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारगोलियन फैमिली टू स्टील? तुम गारगोलियन फैमिली के मेंबर को चाहते हो कि चोरी करे, उसके नाम पे चोरी का धब्बा लगे? द हॉर्स मस्ट गो बैक इट्स ट्रू ऑनर। और फिर कहता है कि ये जो घोड़ा है वह उसके असली ओनर के पास जाना ही चाहिए। When I said, in 6 months at the latest, he said। तो फिर मुराद कहता है कि कम से कम 6 महीने तक मैं इसे रख सकता हूँ, 6 महीने के बाद इस घोड़े को उसके असली ओनर के पास जाना होगा। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew high, away high and straight। और ऐसा कहने के बाद मुराद उस बर्ड को, उस रॉबिन बर्ड को छोड़ता है, हवा में छोड़ता है, और वो जो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, ऑलमोस्ट 2 बार, लगभग 2 बार वह नीचे फेल कर जाती है, गिर जाती है, लेकिन लास्ट में वह उड़ जाती है सीधा, बहुत ऊंचा और बहुत हाई और स्ट्रेटली उड़ जाती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन लीव्ड over grapes, vines and small trees and threw me and ran away। तो अब हर सुबह क्या होता है, लगभग 2 weeks तक मेरे कज़न मुराद और मैंने हॉर्स राइडिंग करी। हर सुबह मैं उस बार्न में से घोड़े को निकालता था, डेजर्टेड वाइन यार्ड में जिसे घोड़े को छुपा के रखा था इन दोनों ने, वहाँ से निकालता था और हर सुबह राइड करता था। और ऐसा इसने 2 weeks तक करा। और हर सुबह जब घोड़े को अकेला मुझे राइड करने के टाइम आता था, मेरा टर्न जब आता था, मतलब कि जब अरम का टर्न आता था घोड़े को राइड करने की हर सुबह, तो घोड़ा जैसा कि पहले बार में करा था वैसा ही कर रहा है। वो लीप करता हुआ, जंप करता हुआ ग्रेप्स वाइन्स में चला जाता है, फिर छोटे छोटे ट्रीज़ के पास से होता हुआ और फिर मुझे नीचे फेंक देता है, रोड की तरफ मुझे गिरा के, और ख़ुद दौड़कर चला जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन अभी तक हो रहा है अरम के साथ। अभी तक इसने हॉर्स राइडिंग सीखी नहीं है और 2 weeks निकल चुके हैं। नेवरदलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। फिर भी अरम ऐसा चाहता था कि जिस टाइम तक इसको घोड़े को राइड करने के लिए, सीखने के लिए जो टाइमलाइन दिया गया 6 month की, उस 6 month के अंदर तक मैं घोड़े को राइड करना सीख लूँ मेरे कज़न मुराद की तरह। One morning on the way of Fitzwilliam deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was in his way to town। अब एक सुबह क्या हुआ, जब फिटविजियान के डेजर्टेड वाइन यार्ड से हम लोग घोड़े को लेकर जा रहे थे, तो उसी टाइम हमारे को जॉन वायरो मिलता है। जॉन वायरो शहर की तरफ जा रहा होता और इस टाइम पे जो घोड़ा है वो इन दोनों के साथ ही होता है और जॉन वायरो अपने इस घोड़े को देख भी लेता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव वे विद फार्मर। तो जो मेरा कज़न मुराद है, जब वो देखता है कि सामने घोड़े का रियल ओनर खड़ा है, तो वो कहता है कि मुझे बात करने दो इससे, मुझे फार्मर से बात करने का एक अलग सा तरीका पता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। तो जो मेरा कज़न मुराद है वो फार्मर से कहता है कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब जब गुड मॉर्निंग विश कर रहा है तो जो फार्मर है वो हॉर्स को बहुत ही ईगरली स्टडी करता है, उसे ध्यान से देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो फिर कहता है कि गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के बेटे, एक बात बताओ कि इस घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। अर्मेनियन इज़ अ लैंग्वेज। तो अर्मेनियन लैंग्वेज में मेरे कज़न जो मुराद है वो कहता है कि इस घोड़े का नाम है माई हार्ट। तो इससे पहले इसने जो नाम बताया था वो नाम बताया था वज़ीरे, और अभी ये जो नाम बता रहा है वो कह रहा है माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन बायरो कहता है कि इतनी लवली हॉर्स के लिए ये जो नाम है माई हार्ट, ये बहुत लवली नेम है। आई कुड श्योर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। तो फिर जॉन बायरो कहता है कि मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि ये जो घोड़ा है ये मेरे पास से कुछ वीक्स पहले चुराया गया था, ये वही घोड़ा है। यहाँ पे जो आई है ये जॉन बायरो को रेफ़र कर रहा है,
और फिर जॉन बैरो कहता है कि क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। तो मुराद कहता है कि हाँ, आप इसके मुंह के अंदर देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। अब ये जो फार्मर है जॉन बैरो, ये हॉर्स के माउथ के अंदर देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, एक एक दांत को देखता है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। फिर कहता है कि मैं ये बात कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा जो है वो मेरा है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। ऐसा जॉन बैरो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये लोग खुद जो हैं और इनके पेरेंट्स हैं ये गारोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, गारोग्लेनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं। और जैसा कि सबको पता है कि गारोग्लेनियन ट्राइब के जो लोग होते हैं ये कभी भी चोरी नहीं करते हैं, किसी को चीट नहीं करते। इस वजह से ये कह रहा है कि अगर तुम्हें मैं नहीं जानता, मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ योर फैमिली इज़ फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। और फिर आगे जॉन बैरो कहता है कि जो तुम्हारी फैमिली की फेम है, जो नाम है ऑनेस्टी के लिए, ये मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हो सकता है कि ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का ट्विन हो, उसका जुड़वा हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ इट्स हार्ट। और फिर आगे कहता है कि अगर कोई सस्पिशियस मैन होता तो वह अपनी आंखों पे बिलीव करता, ना कि अपने दिल पे बिलीव करता। वो अपने दिल की बात नहीं सुनता है कि वह गारोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से वो घोड़े को स्टील नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा एक सस्पिशियस आदमी कभी नहीं सोचता। वह देखता कि इसके घोड़े की जो टूथ है वो मैच कर रही है, इसकी पूरी पर्सनालिटी मैच कर रही है, तो वो समझता कि ये घोड़ा उसी का है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद जॉन बैरो कहता है कि गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, ये दोनों लड़कों को कह रहा है। गुड डे जॉन बैरो माई कज़न मुराद सेड। तो मेरी कज़न मुराद जो है वो भी कहता है कि गुड डे जॉन बैरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। और उसके बाद की जो सुबह हुई उसी दिन हम लोगों ने उस घोड़े को लेकर जॉन बैरो के वाइन यार्ड पे चले गए और उसे वहाँ उसके बार्न में ले जाके रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस विदाउट मेकिंग अ साउंड। वहाँ पे कुछ डॉग्स थे, वो हमें फॉलो कर रहे थे, हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी साउंड नहीं करा, कोई भी आवाज़ नहीं निकाला, उसने बार्क नहीं करा। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद। तो मेरे कज़न मुराद से मैंने विस्पर करा, उससे धीरे से कहा कि देखो डॉग्स हैं यहाँ पे। आई थॉट दे वुड बार्क। और फिर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बार्क करेंगे, भौंकने लगेंगे, और इसके भौंकने की आवाज़ से फिर जॉन बैरो जग जाएगा। तो ऐसा अरम कह रहा है अपने कज़न मुराद से। दे वुड एट समबडी एल्स ही। तो अरम का जो कज़न मुराद है वो कहता है अरम से कि वह कुछ और लोगों पे ऐसा करेंगे, बार्क करेंगे कुछ और दूसरे लोगों पे। आई हैव द वे विद डॉग्स। मेरे को डॉग्स के साथ एक अलग सा तरीका पता है कि उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड वी वेंट अवे। तो जो मेरा कज़न मुराद है वह वहाँ से निकलने से पहले घोड़े को अपने आर्म्स में कस लेता है, उसे ज़ोर से हक करता है, उसकी नोज़ को प्रेस करता है, उसकी नोज़ को अपनी नोज़ से टच कराता है, उसे थोड़ा पैट करता है, उसे सहलाता है, और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। That afternoon John Barrow came to our house in his study and shows my mother the horse that had been stolen and returned। जिस सुबह को इन दोनों ने जॉन बैरो के बार्न में ले जाकर उसके घोड़े को रखता है, उसी के दोपहर में जॉन बैरो वापस से इसके घर पे आता है, अरम के घर पे आता है, और इस बार वह अपने शरी को साथ में लाता है क्योंकि इसके पास अब हॉर्स भी है। और उस शरी को मेरी मदर से दिखा के कहता है कि देखिए ये वही घोड़ा है जो कि अब वापस आ गया है। I do not know what to think, he said। और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बोलूं। और फिर जॉन बैरो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं। ये घोड़ा कहाँ चला गया था, किसने इसे चुराया था, और वापस ये कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एवर। और फिर आगे कहता है कि ये जो हॉर्स है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड हो गया है। इसकी जो टेम्पर्ड है, ये जो वाइल्ड था, इसकी जो वाइल्डनेस थी, ये भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आई थैंक गॉड। और फिर कहता है कि मैं इसके लिए भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड। तो जो मेरे अंकल खुशरोब हैं जो कि पार्लर में थे, पार्लर मैंने बताया है एक स्मॉल कमरा होता है, छोटे से रूम को पार्लर कहते हैं, आप लिविंग रूम को भी पार्लर कह सकते हो। तो जब वो लिविंग रूम में थे वहाँ से इरिटेट होकर कहते हैं ज़ोर से चिल्लाकर, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न। तुम्हारा घोड़ा आ गया है वापस से। पे नो अटेंशन टू इट। अब उस पर ध्यान मत दो।
तो यहाँ पे अंकल खुशरोव को ना इसके घोड़े को खोने से कोई भी प्रॉब्लम था, ना मिलने की कोई भी खुशी है। ये तब भी वैसे ही कह रहा था कि पे नो अटेंशन टू इट, और अब भी वैसे ही कह रहा है कि पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके आगे के पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।